I think. So meantime, when all are reconnecting, we had at least 100 people, on the webinar. I'm just starting the presentation again, and we'll wait for a couple of minutes so that everybody can also join. आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, तहे दिल से कि आप सभी ने इस चीज को समझ करके दोबारा से ज्वाइन किया है. और आई एम जस्ट स्टार्टिंग द presentation again so that we will begin in couple of minutes only. So हम लोग बात कर रहे थे अपने पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें कि दो तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, फिजिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की. फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में आज भी हमारे 100 रुपए में से 86 रुपीज हर परिवार के प्रॉपर्टी में ही लगे हुए हैं. अगर आप लोग भी अपने परिवार में अपने फादर से पूछेंगे तो जो अगर टोटल वैल्यूएशन निकालेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि 100 रुपए में से 86 रुपए हमारे अभी भी फिजिकल एसेट यानी कि प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं. ग्रेजुअली वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज अभी लोग समझ रहे हैं कि अब जो यूथ है वो यूथ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर के एक्साइटेड नहीं है. वो चाहता है कि ठीक है हमारा एक घर हो, फ्लैट हो, लेकिन साथ में हमारे पास लिक्विडिटी भी हो, फाइनेंशियल सेविंग्स भी हो, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकें. तो फाइनेंशियल सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल सेविंग्स गोज इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स जो कि आपको अर्निंग देते हैं. तो हमें फाइनेंशियल एसेट तरफ बढ़ना है. सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3. मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं. आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल वुड हैव जॉइंड बाय नाउ, बट हम लोगों ने बजट की बात करी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस की बात करी, और हम लोगों ने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, जो दो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल. चौथी बात जो हम करने जा रहे हैं, विच विल बी आई थिंक विच इज वेयर वी वर व्हेन द डिसरप्शन हैपेंड, हम लोग बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल वेलबींग. कोविड के समय में हम लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, इतने पैसे हैं कि हमारे सारे आगे आने वाले 30, 35, 40 सालों के जो हमारे गोल्स हैं वो गोल्स पूरे हो जाएंगे टाइमली. दैट मीन्स वी विल बी हैप्पी, वी विल हैव अचीव्ड फाइनेंशियल वेलबींग. तो हमारी समृद्धि के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है कि आपने अगर ये माई फाइनेंस डायरी ली या आपने कोई भी डायरी ली, उस डायरी में 16 दिसंबर 2020 लिखा, और लिखा कि मेरे ये उद्देश्य हैं 2024 के, 2028 के, 2032 के, 2040 के, 2050 के. और उन उद्देश्यों के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा? आपको फॉरेन स्टडीज करने जाना है, आपको मैरिज के लिए प्लान करना है, अपना घर लेना है, अपनी रिटायरमेंट के लिए, या फिर अपने और उद्देश्य जैसे कि कार खरीदनी है या कुछ और एसेट्स बाई करने हैं, अपना खुद का वेंचर डालना है. तो वो अगर आप कहीं लिख लोगे, इफ यू राइट दैट into some place with the time, कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है. अगर हम लोग आज फाइनेंशियल प्लानिंग किसी से बात करते हैं तो पूछते हैं, कोई आदमी जॉब कर रहा है, बोलता है सर मुझे 5 साल के बाद तो अपना वेंचर स्टार्ट करना है. तो जब अपना वेंचर स्टार्ट करना है तो अपनी कैपिटल भी होनी चाहिए ना आपके पास. तो उसके लिए हम तैयारी कैसे करें? तो अगर ये आपने कहीं पर नोट कर लिया है, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट, कि मेरा 5 साल बाद अगर मुझे 50 लाख चाहिए या 25 लाख चाहिए तो वो कैसे बन जाए. तो वो थोड़ा टाइम देंगे, रेगुलर इन्वेस्टिंग करेंगे तो बन जाएगा. तो ये जब हो जाता है, देन यू विल बी हेल्दी, बिकॉज अगर मेरे पीस ऑफ माइंड है कि मेरा जो उद्देश्य है अगले 30-40 सालों के वो पूरे हो जाएंगे मेरी प्लानिंग से, तो हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी, वेल्थ आपकी आई जाएगी और हैप्पीनेस भी मिल जाएगी. तो ये हमें इंपॉर्टेंट है कि अपने इंपॉर्टेंट गोल्स को हम लिखें और उनके लिए प्लानिंग करें. नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, रेड क्रॉस, जो व्हाइट कलर का क्रॉस है रेड पे, जो मेडिकल को सिग्निफाई करता है. इमरजेंसी फंड की जरूरत बहुत पड़ी कोविड के समय में. ये आप लोगों को रियलाइज हुआ, जिनके यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई, कि हमें
इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए हमारे पास, और प्रिंसिपली ये कहा जाता है कि कम से कम 6 महीने की मेरी जो सैलरी है, मेरी इनकम है, उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, जिस पैसे को मैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी इवेंचुअलिटी मेरे लिए काम आ जाए। चाहे वो कोई कंटिजेंसी हो, मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, 3-4 महीने फैमिली में प्रॉब्लम रही, तो उसके पास वो पैसे से काम चल गया, या उसकी सैलरी आधी हो गई। बहुत सारे ऐसे हुए केसेस, होटल इंडस्ट्री में तो बहुत ही हुआ, होटल और ट्रैवल में तो बहुत हुआ ये। तो अगर जिसने भी थोड़ा प्लानिंग की थी, 6 महीने से 9 महीने तक उसने अगर अपने फंड्स रखे थे, तो उसको दूसरी जॉब मिल गई, और उसके बाद उसने उस टाइम पे उसको बहुत डिप्रेशन या प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये समझने वाला है कि गोल बेस्ड प्लानिंग एंड इमरजेंसी फंड। तो आपको 4 पॉइंट बता दिए गए, बजटिंग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 3 फिजिकल एंड फाइनेंशियल, चौथा पॉइंट आ गया आपका कि गोल बेस्ड प्लानिंग एंड इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। तो 4 पॉइंट अगर आपने लिख लिए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरे प्रेजेंटेशन, पूरे हमारे कार्यक्रम की एक कोर स्लाइड है। इस स्लाइड में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति की, वो किसी भी एज में हो, 20 साल का हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जिस एज में, उसकी 3 मेन नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। पहली हो गई प्रोटेक्शन नीड, कि मेरा जो पैसा अकाउंट में है या घर में है, वो पैसा कम ना हो किसी भी हालत में, इट शुड नॉट गो डाउन, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मनी शुड नॉट गो डाउन। एटलीस्ट अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख बना रहा है, वो 90,000 ना हो जाए किस तरह से। नोबडी वांट्स कि मेरा पैसा कम हो जाए, नंबर 1। उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन नीड, प्रोटेक्शन ऑफ माई मनी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 लाख मेरे अकाउंट में है और 1 लाख सीधा एक दिन गायब हो जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए, सोना बिक जाए, मेरा दुकान मकान सब बिक जाए? तो उसका कारण सिर्फ एक होता है, और WHO की रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड में 50% लोग अपना सब कुछ बेच के लोन लेते हैं, ओनली फॉर वन रीजन, एंड दैट रीजन इज, गॉड फॉरबिड, किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए। और आज के समय में जबकि हम लोग कोविड से गुजर रहे हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मनी मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि हमारे पास पहला स्टेप जो फाइनेंशियल प्लानिंग का है, वो फर्स्ट स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो अब नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आपको सिर्फ लिखना है चैट बॉक्स में Y और N, whether you have medical insurance or don't have medical insurance. So just write Y or N, so that will show me कि कितने लोग जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, कितने लोग कनेक्टेड हैं, और कितने लोग ये रियलाइज करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। आपके जिन फ्रेंड्स ने वापस से ज्वाइन नहीं किया, उनको आप बोल सकते हैं, 67 लोग जुड़े हुए हैं, अर्लियर वी हैड 99। वी आर रियली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल इशू, प्लीज आस्क देम टू रिज्वाइन, इट विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद देम अगेन। आप मैसेज कर सकते हैं उनको। सो चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है अभी, और मैं जो देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों का इसमें no, I think there is some issue. I can't see any answers as of now. So अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप आंसर कर सकते हो कि आपका कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यस, नहीं है तो नो। आप अगर इसमें ये शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे ये आइडिया होगा और आपको भी आइडिया होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप अपने फादर से पूछिएगा, और कम से कम अपनी जो फाइनेंशियल डायरी आप बना रहे हो उसमें ये लिखिएगा जरूर, बिकॉज आज कोई भी चीज इंपॉर्टेंट अगर है, अमन नागर ने रेज्ड हैंड किया है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर अगेन आफ्टर द सेशन। हम लोग क्वेश्चन आंसर आगे लेंगे, but if you want to write on the chat box your answer, that whether it is Y or N, please you can do that, whether you have health insurance or you don't have health insurance, that you can write. Anyway, so we are now moving to the second point is protection needs में क्या है कि अगर आपकी फैमिली में कुछ लोग आप पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, या आप अपने पेरेंट्स पे निर्भर हैं, तो उनका एक
हमें लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए विच शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब कि अगर फादर की आपकी इनकम 5 लाख रुपए साल की है तो मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ दैट उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, 50 लाख कम से कम, अगर 5 लाख साल की इनकम है तो। ठीक है, सो ये आपने लिखा अपनी डायरी में और फादर से पूछा, अगर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है जरूरत नहीं है, या तो आपको ये चीज, क्योंकि इन चीजों की आवश्यकता अब ज्यादा समझ में आ रही है, शायद पहले नहीं थी, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आज हमारे देश में 67-68 ईयर्स के आसपास लोगों की मृत्यु मैक्सिमम हो जाती है, वो महिलाओं की थोड़ी ज्यादा है 72 के आसपास। तो अगर हमारे उस समय परिवार हमारा अगर सब लोग अगर निर्भर हैं तो हमारा एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए। तो ये हो गया प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरा आता है सेविंग्स के बारे में। आप लोग जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं, पॉकेट मनी, स्टाइपेंड या कुछ और सैलरी या कोई और इनकम, स्कॉलरशिप, वॉटेवर, तो पैसे 1 तारीख को आए, 1 के बाद आप कितने दिन में खर्च करते हो, पूरा पैसा तुरंत नहीं निकालते पैसा, वो पैसा सेविंग में पड़ा रहता है आपका। तो जरूरतें आपकी जो होती हैं, निकाल लिया आपने एटीएम से 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, फिर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है जिसके बारे में ज्यादा हम ध्यान नहीं करते हैं कि वो पैसा क्या अर्न कर रहा है मेरे लिए। भाई ठीक है, थोड़ा पैसा है, 10, 15, 20 हजार पड़ा हुआ है, क्या करना है मुझे। लेकिन यहीं पर फर्क आता है कि आज 10,000 है, वो 5 साल बाद वो शायद 10 लाख होगा, तो वो 10 लाख पे भी आप वही ट्रीटमेंट करोगे जो आज कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दोगे। तो आपको ये देखना है, जब आप लोन लेने जाते हो, कुछ लोगों ने लोन लिया होगा यहाँ पर आप लोगों में से, तो लोन लेने जाते हो तो जो किसी बैंक ने बोला मेरा ब्याज 7% है, किसी ने बोला 8 है, किसी ने बोला 6.5 है, तो आप ना 8 वाले के पास जाओगे ना 7 वाले के, दौड़ के आप जाओगे 6.5 वाले के पास, भाई लोन दे दो मुझे। तो आप वहां पर आधे % के लिए भी चिंतित रहते हो और आप उसको यूज करते हो उस चीज को। लेकिन जब आपका पैसा कहीं रखा होता है तब आप परेशान नहीं होते हो, तो ठीक है क्या करना है, 10,000 तो है। लेकिन अगर यहाँ 70 लोग 80 लोग जुड़े हुए हैं, आप सोचो 10-10 हजार हर एक के अकाउंट में पड़ा होगा अगर, तो कितना रुपया हो गया, 1 करोड़ के आसपास रुपया हो जाएगा 100 लोगों का। 1 करोड़ का पैसा आपने 3% पे छोड़ दिया, जिसको दिया बैंक को दिया, वो 3% पे आपसे लोन लेकर के 5% पे बांट रहा है लोगों को, 2% कमा रहा है वो। तो आपको ये देखना है कि जितना जरूरी हो कम से कम उतना सेविंग में रखें, बाकी पैसा आप ऐसी जगह रखें जहां आपको आधा 1-2% एक्स्ट्रा मिल जाए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं, मनी मार्केट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, बहुत सारे इस तरह के और फंड भी होते हैं जो कि, तो ये हो गया सेविंग नीड्स, जो हमारे शॉर्ट टर्म 1-2-3 महीने की नीड्स होती है, पैसा उस टाइम पे कहाँ रखें हम। नंबर 3 बात जो आती है, जो हम लोगों ने पहले बात करी फाइनेंशियल वेलबींग की, गोल बेस्ड प्लानिंग की, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल की जो हमारी प्लानिंग है, उसके लिए पैसा कहाँ रखें हम। पहले जो हमारे मतलब फादर और ग्रैंडफादर हम लोग के हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो रखते हैं बैंक की एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग्स में, इन सब में। आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां सब ब्याज दरें गिर रही हैं। आप अपने पापा से या बाबा से पूछोगे तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हम पैसा अपना रखें कहाँ। मनीष दिवाकर जी जरा म्यूट कर देता हूँ, थैंक यू। तो आज उन लोगों की चिंता वही है, सीनियर सिटीजन्स की भी, कि पैसे में क्या करा जाए, ब्याज की दरें गिर रही हैं। तो वहां पर आपको भी उनको समझाना है और समझना भी, खुद भी समझना है कि सेफ्टी के द्वारा कहाँ पे आप पैसा रख सकते हो। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आप सबने बैंक की बात करी, इंश्योरेंस की बात करी, जहाँ पैसा रहता है आपका, या कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी गोल्ड की बात करी, लेकिन उसके आगे और क्या है, कैपिटल मार्केट्स में, सिक्योरिटी मार्केट्स में, जिसमें कि आप पैसा रख सकते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं पैसा बचता ही नहीं मेरे पास, मैं सेविंग क्या करूं और इन्वेस्टमेंट क्या करूं। तो जो ये आपको सामने फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो एक्सपेंडिचर करना है वो सेविंग्स के बाद करना है। इनकम जो आई, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी हो, स्टाइपेंड हो, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है 5, 10, 15 हजार जो मिल रहा है, उसमें से इमीडिएटली 20%, 10% निकाल दीजिए आप, और उसके बाद खर्च करिए। तो वो सेविंग्स आपकी, हम लोग देखते हैं अभी कोई बहुत, हमारे ऑफिस में एक कॉफी मशीन लगाने बच्चा आया, बड़ी टॉप की एमएनसी कंपनी में काम करता है वो, उसको करीब 8 साल हो गए जॉब करते हुए, अभी शादी हुई उसकी। हमसे पूछा, हमने उससे पूछा भाई आप
ने कितनी सेविंग करी? तो उसने बोला सर आपने तो मेरी दुखती रंग में हाथ रख दिया। हमने क्या हुआ भाई? बोलता सर मेरी अभी शादी हो गई और मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कुछ उधार मांगा था 50,000 रुपए, और मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं थे, तो मुझे बड़ा वो। तो खैर उसको हमने बताया कि आपको तो रेगुलर सेविंग जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो 500 रुपए से ही हो, वो आपको आगे बहुत फायदा देती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड डू। अब अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एकदम बिल्कुल जैसे कि कोई रेसिपी बनाते हैं ना आप लोग, या आप सीखते हैं, हम सभी लोग सीखते हैं। आजकल कोविड में बहुत से लोगों ने अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी सीखी, चाहे वो छोले बनाने हो, कड़ी नॉनवेज बनाना हो, कोई डिश बनानी हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम लोग आप लोगों से सीखते हैं कि भाई अच्छा बताइए, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं जो दो चार लोगों को देख पा रहा हूँ, वसीम है और शुभम है, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछते हैं भाई आप बताइए रेसिपी कैसे बनेगी, तो आप बताओगे साहब ये डालिए, इसको इतनी देर तक गर्म करिए, फिर उसमें ये ऐड करिए, स्पाइसेस डालिए और ये डालिए इसको। तो वैसे ही फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ना, उसको भी एक सिस्टम है। हमारे एक जानने वाले हैं जो अभी इस समय हैदराबाद में है, और वो होटल इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहे हैं, बड़े प्रीमियर होटल में है। तो वो पूरा उन्होंने शुरू से ये प्लानिंग करी। उन्होंने कहा सर मुझे बताइए कैसे प्लान करना चाहिए हमको अपना इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने सारी चीजें प्लान कर ली। अभी उनकी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद भी वो होटल में है, उनकी वाइफ भी। तो ये जो सामने प्रोसेस लिखा हुआ है, ये अगर आप प्रोसेस को लेकर के आप स्टार्ट करोगे लिखना अपने गोल्स, आज मेरे पास क्या एसेट्स हैं, कितने पैसे हैं, कोई मेरे लोन्स तो नहीं है आज, कोई मेरी लाइबिलिटी तो नहीं है, ये लिखा आपने, मेरी फ्यूचर अर्निंग क्या होगी। अब आप फ्यूचर अर्निंग जरूर नहीं कि आप किसी ज्योतिषी से पूछो, आपको ही प्लान करना है कि मुझे 3 साल में मेरी अर्निंग 50,000 पर मंथ होगी या 1 लाख पर मंथ होगी, खर्चे मेरे कितने होंगे, मैंने शादी का प्लान कब किया है, फिर मेरे इन्वेस्टमेंट कैसे होने चाहिए 5 साल 10 साल के बाद मुझे अगर बाहर जाना है। तो ये जो प्रोसेस आप नोट कर लोगे आज ही, और उसको हर 3 महीने में आप रिव्यू करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना। तो आप देखोगे कि आप उस गोल्स तक बड़े आसानी से पहुंच जाओगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट एंड देन यू कैन एंजॉय द डिश वेरी वेल, यू कैन relish the dish, just like having a dinner at Taj or ITC Maratha or whatever. These are all dream destinations for all of you, I'm sure. आगरा में तो खैर होटल्स की कमी नहीं है, वहां पर तो द बेस्ट ऑफ होटल्स इन द वर्ल्ड आर देयर इन आगरा। तो जो डिश बन के आती है वो डिश बहुत अच्छी, तो इसलिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? दोस्त principles are very important. Just a moment, please hold on. Just a second. Yeah. Is it Andrea? I can share. Yeah, can I just call you? I'm in a program as a speaker. I just you can call me in maybe half an hour. Yeah. I'll send you a schedule also and the link and everything. Yeah, half an hour. Thank you. Yeah, sorry. So some principles which you have to note down. One is diversification. Another is asset allocation. तो आप जैसे आप आगरा से कहीं जाओगे बाहर, मुंबई जाओगे, चेन्नई, दिल्ली कहीं जाओगे, अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको पैसे आप लेके जाते हो, यू कीप द मनी इन 4 places, नॉट इन 1 place. कहीं गलती से मेरा ब्रीफकेस सूटकेस चोरी हो गया तो सारे पैसे ना गायब हो जाए। दैट्स व्हाई सेम थिंग इन्वेस्टमेंट में भी होती है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यू हैव टू बी डाइवर्सिफाइड, कि कब थोड़ा पैसा मैंने गोल्ड में लगा दिया, गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, थोड़ा मैंने शेयर्स में, थोड़ा एफडी में, थोड़ा बॉन्ड्स में, तो क्या होगा अगर कहीं एक जगह मार्केट गिरा तो मेरा बाकी जगह पर रिटर्न बढ़ रहा है। ठीक है, अभी पीछे यही हुआ, पीछे जब सडनली कोविड में स्टॉक मार्केट गिरा तो गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ गया। अभी क्या हो रहा है, गोल्ड गिरा, मार्केट बढ़ रहा है। तो आपको ये अगर अभी से आपने समझ लिया ये चीजों को, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। So your mic is mute, sir. So we are not audible.
So your mic is mute. Sorry. Now, okay. So first principle is diversification. Second is SLR. SLR is सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न. जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात, अब हम लोग वही बात कर रहे हैं जहां से हमने आपको स्टार्ट किया था. फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स व्हाट शुड यू डू. सो इससे पहले कि हम प्रोडक्ट को जाने, हम पहले कुछ प्रिंसिपल्स को जान लें. ठीक है. तो प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल आपने समझ लिया डाइवर्सिफिकेशन. सेकंड प्रिंसिपल आप समझिए SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स. तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है. आपके बाबा जी के लिए क्या है, ग्रैंडफादर के लिए भाई मुझे तो सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी जब चाहे पैसा मिल जाए मुझे, बुढ़ापे में ये ना हो कि मुझे किसी के हाथ फैलाने पड़े किसी के सामने. ठीक. और रिस्क नहीं चाहिए मुझे, रिटर्न्स थोड़ी कम मिलेगी चलेगा. आपकी एज में क्या है, यू कैन टेक रिस्क, यू कैन वेट फॉर 20 years also to get the money double, triple, 4 times, 5 times. क्योंकि अभी छोटी सेविंग्स है उसकी. फादर की एज में है, अगर मान लो सिस्टर की मैरिज होनी है तो वो भी कहेंगे भाई मुझे 6 महीने में शादी करनी है, तो मेरे लिए सेफ्टी, लिक्विडिटी. तो ये जो एक पैरामीटर है ये आपको लिखोगे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे. डू विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि मेरा पैसा ये जो मैं लगा रहा हूँ किस पर्पस के लिए है और कितने पीरियड के लिए है, कितनी सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न चाहिए मुझे. उसके बाद आप इन्वेस्ट करो उस प्रोडक्ट में. कोई भी बताने आता है आपको, आपका दोस्त कोई बैंक में होगा या कभी जाते हो आप, तो वो आपको बताएगा अपने लिहाज से, क्योंकि उसका कोई टारगेट होगा. आपको देखना है कि नहीं मेरे लिहाज से क्या चीज सही है, एंड दैट इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट. सेकेंड प्रिंसिपल SLR. फर्स्ट हो गया डाइवर्सिफिकेशन. नाउ जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. कौन सा हो गया, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब आ जाते हैं. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. आज की डेट में पिछले 6 महीने में लोगों के पैसे डबल हो गए. लोगों के पैसे जब 26 मार्च से लेके आज 15 दिसंबर तक पैसे डबल से ज्यादा हो गए. जिसने टाइम से थोड़ा सा रिस्क लिया उस समय, जब सब लोग डरे हुए थे कोविड में कि अरे अब तो मार्केट डूब ही जाएगा, कुछ लोगों ने हिम्मत करी, लगा दिए पैसे, आज डबल भी हुए उनके. लेकिन अगर आप लो रिस्क और लो रिवॉर्ड जानते हो, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ठीक है, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ रहना चाहिए. हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, ये जो है ऐसी स्कीम होती है जो कि आपको फ्रॉड में फंसाती हैं, तो ऐसी कोई स्कीम में नहीं करना चाहिए. और हाई रिवॉर्ड लो रिस्क तो कुछ होता ही नहीं है, तो डू नॉट गेट इनटू दैट. तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स मैंने बताया आपको प्रोडक्ट के बारे में. एक सिंपल सा प्रोडक्ट होता है SIP, कुछ लोग जानते भी होंगे आप में से उसके बारे में, बहुत उसका प्रचार भी एमफी के द्वारा किया जाता है. तो एक एग्जांपल जो यहाँ पे टेबल को आप भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ सुनो. अगर आप तो 1000 रुपए अगर आप मंथली सेव करते हो, 1000 पर मंथ सिर्फ, तो आपने एक साल में सेव किया 12,000, 10 साल में सेव किया आपने 1,20,000, और 30 साल में 3,60,000 रुपए. अब वो 3,60,000 रुपए 30 साल में आप गेस करो कितना हो जाएगा, अगर हम 15% की रेट से रिटर्न माने तो. 15% की रिटर्न से रेट मानते हैं तो वो 3,60,000 की वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीस. अब आप सोचो, छोटी सी रकम आपने पर मंथ स्टार्ट कर दी, सिर्फ 1,000 रुपए. आज आपकी अगर 20 साल की एज है, 22 साल की एज है, तो मालूम पड़ा 50-52 साल में आपने पैसा अपना करीब लगभग 15 से 20 गुना कर लिया. ओके. सो वो आपकी नॉलेज से है. अब जो आज आदमी 40 साल का है वो करेगा तो उसको टाइम लगेगा, कंपाउंडिंग और एवरेजिंग होगी नहीं उसकी. लेकिन जो आज अर्ली एज में है वो स्टार्ट करता है, तो उसको चांसेस ऑफ गेटिंग दैट कंपाउंडेड रिटर्न. बेस्ट SIPs जो उनके रिटर्न तो 15 से 20% के बीच में ही है. जो आप लोग थोड़ा सा अगर स्टडी करोगे इसके बारे में तो मालूम पड़ेगा किससे कहां से इन्वेस्ट करें हम. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इट शुड बी समबडी, एन एडवाइजर, और योर बैंक एडवाइजर हो तो रजिस्टर्ड हो सेबी से, ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा हो, क्वालिफाइड हो, क्या फीस चार्ज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए. इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आपको जब भी आप कोई भी चीज में निवेश करते हो, बीमा, बैंक, कैपिटल मार्केट, तो उसका जो रेगुलेटर है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सेबी हो गया, RBI हो गया, IRDA हो गया. ये नॉलेज होने से क्या होगा कि जो आपको बताने जा रहा है, कोई बेचने जा रहा है, तो वो थोड़ा सतर्क रहेगा, बोलेगा भाई इस बंदे को तो सही पता है,
कल को हम कुछ गलत बेचेंगे तो हमारे सीधे वो कंप्लेंट कर देगा रेगुलेटर के पास, तो प्रॉब्लम होगी। तो रेगुलेटर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी आपको है। नाम पता हो, बाकी सब चीजें आजकल गूगल में रहती हैं। आपने कोई भी शॉपिंग करने जाओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, तो ये नॉलेज जरूरी है। सेबी खासतौर से ये प्रयास करता है कि इन्वेस्टर्स जितने भी जुड़ रहे हैं कैपिटल मार्केट से, सिक्योरिटी मार्केट से, उनके हितों की रक्षा हो, मार्केट पूरा रेगुलेटेड हो। जितने भी मार्केट के प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स, कंपनीज जो कि इशूअर्स होती हैं और इंटरमीडियरीज, वो सारे एक कंप्लायंट तरीके से, सही तरीके से काम करें। तो ये सेबी हमारे देश में इस समय, आपने बहुत सारे अभी पीछे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत सारे केसेस सेबी ने अपने आप स्टेप्स लिए जहां पे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हुई। तो एक चीज आप लोग, बहुत से लोग आप में से हो गए ऐसे जो कि अपना खुद का वेंचर सेटअप करना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का आगे चल करके कुछ अपना वेंचर सेटअप करना चाहते हैं? वाई या एन लिखिए आप, मुझे लगता है उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। मैं एक बार और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोग जुड़ें और इसका जवाब दें। तो ओके, मुझे लगता है कुछ देयर इज सम इशू ऑन द स्क्रीन। सो इंस्टेंटली मुझे नहीं दिख रहा है। एनीवे, सो इक्विटी और डेट के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, अपना वेंचर अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको इक्विटी और डेट की नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो अपना वेंचर कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो डेट मतलब क्या हुआ, जहां पर पैसा आप उधार लेते हो किसी से। रेस्टोरेंट के लिए आपने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया, किसी फ्रेंड ने बोला 1 लाख मैं दे दूंगा आपको, बट वो बोला 1 लाख में मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट लूंगा। आपका रेस्टोरेंट चले ना चले मुझे मतलब नहीं, 10% लिख के मुझे दे दो, साल का मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आपने बोला ठीक है, जरूरत पैसे की है तो भाई दे लो तुम 10,000 रुपए। आपका रेस्टोरेंट, आपका वेंचर बहुत अच्छा चल गया, आपके पहले साल में ही 10 लाख की इनकम हो गई आपको, उसको 10,000 मिलेंगे क्योंकि उसने 1 लाख दिया था। लेकिन अगर आपका दूसरे फ्रेंड ने आपको पैसा उधार नहीं दिया, एज ए पार्टनर या एज ए इक्विटी शेयर होल्डर बन गया आपकी पार्टनर, उसमें टोटल 10 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आई थी इनिशियल रेस्टोरेंट लगाने में। एक फ्रेंड ने 1 लाख रुपए दिया, बोला मैं भाई पार्टनर हूं आपके उसमें, तो पार्टनर नहीं मतलब शेयर होल्डर हूं मैं। तो अगर वहां पे 10 लाख की अगर 20 लाख इनकम आपकी हुई, तो उस बंदे का 1 लाख का सीधे 2 लाख हो जाएगा बजाय 10,000 के। लेकिन अगर आपका डूब गया रेस्टोरेंट 1 साल के बाद, भगवान न करे कोविड आ गया, कुछ हो गया, तो उसके वो 1 लाख भी डूब जाएंगे। तो देखा ना आपने, वहां हाई रिस्क लिया तो ये रेड में दिखाया हुआ है स्क्रीन में। रेड मतलब हाई रिस्क और ग्रीन मतलब लो रिस्क। लेकिन जहां हाई रिस्क है वहां हाई रिवॉर्ड भी है। तो आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में भी वही है कि अगर आप कंपनीज में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी दोनों चीजें हैं। आप उनका एक बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड में आपको 6% 7% का ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करते हो, आपको लगता है ये होटल इंडस्ट्री में ये कंपनी ऐसी है जो मुझे लगता है ये होटल में अभी वापस से बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो उसका शेयर ले सकते हो उस होटल का, ठीक है। और फिर आप देखिए, तो आपको, आप चूंकि होटल से टूरिज्म से जुड़े हो तो आपको नॉलेज भी उस सेक्टर की है। यू कैन मेक मनी not only by working with that company but also by investing in that company's shares or bonds, ठीक। काफी सारे फायदे होते हैं आज जो लोग नहीं जानते हैं, पुराने लोग, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के। कैपिटल ग्रोथ, टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं। अभी चूंकि आप लोग का टैक्स में उतना कंसर्न नहीं है, बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये अभी किसी ने शायद एनोटेशन स्टार्ट किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एनोटेट ना करें। आई विल रिक्वेस्ट माय co-host to stop annotation. Anyways, काफी लोगों का इनफैक्ट आंसर अभी आया था जो मैंने अभी देख रहा हूं मैं, फॉर द वेंचर का वाई अभी मुझे दिख के आया है। ओके, सो मुझे अच्छा लग रहा है, काफी लोग आप में से अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं बता दूंगा आपके बिजनेस में एक सर्वे हुआ है यूएस में, उस सर्वे में पाया गया है कि 9 out of 10, this survey was done by Bain and Company, international top consulting company है Bain and Company।
उसके सर्वे में आया है कि 9 out of 10 businesses fail because of not for marketing, not for HR, not for technology, but only for one reason, and that reason is bad financial management. ठीक है, तो आपको अपना फाइनेंस बहुत सही रखना है, then only you can be successful as an entrepreneur in your venture. Okay, so सिक्योरिटी मार्केट से आपको बहुत सी नॉलेज मिलती है वेंचर के बारे में भी। तो आपको कैपिटल ग्रोथ हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, रिटर्न्स हो गए, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अभी हमने शुरू में आपसे कहा था कितने लोग ऐसे चाहेंगे कि शायद उनका पैसा कम हो जाए, बैंक में पड़े हुए 1 लाख से 90,000 हो जाए। नोबडी विल वांट दैट, यू नो। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया सेविंग में पड़ा था लास्ट ईयर आपका या आपके फादर का, इस साल 1 साल में मान लीजिए ब्याज मिल रहा था 4%, तो हो गया 1,04,000 रुपया। 1,04,000 आपने देखा, आप बड़े खुश हो गए, भाई मेरे 4,000 बढ़ गए। ज्यादातर लोग जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स या नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद भी जो प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं वो बड़े खुश रहेंगे, 1 लाख मेरा 4,000 तो बढ़ गया भाई। जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जानता है बोलेगा भाई ये बताओ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के, सब्जियों के, आलू प्याज सब दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या होगा? वो तो मेरे पैसे पे क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा आपके रुपए पे भी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर खोलोगे तो उसमें बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई की दर वो कितनी थी पिछले हफ्ते, हर हफ्ते की आती है पेपर में, 7% थी। पिछले 10 साल में एवरेज कितनी थी? 8% थी। तो जो ये महंगाई की दर है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ये बैंक माइनस नहीं करेगा आपके लिए। आप जो अपनी इस फाइनेंस डायरी में लिखोगे, हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि मुझे 1 लाख पे 4% बढ़ा, लेकिन 8% जो माइनस हुआ वो माइनस मुझे ही करना पड़ेगा। तब जब -8 करोगे तो पैसा रह जाएगा 96,000 रुपीज। एक्चुअली में आपका पैसा सेविंग बैंक में 1,04,000 नहीं हुआ, वो हो गया 96,000 रुपए, 96,000। यू हैव लॉस्ट 4,000। बट प्रॉब्लम ये क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, हमें जो दिख रहा है हम वही मान लेते हैं, ज्यादातर लोग वही करते हैं। जो लोग थोड़े से अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं मानते, बोलते नहीं मुझे तो रियल रिटर्न चाहिए। तो रियल रिटर्न शुड बी नॉट लेस देन इन्फ्लेशन। हमेशा देखो आपके पैसा कहाँ लगा है, अपने फादर से पूछो, वो भी नहीं मानेंगे, अरे क्या तुम बेकार की बात कर रहे हो, छोड़ो सब चीजें बेकार है। तो ये हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि इन्फ्लेशन के बराबर कम से कम रिटर्न मिले मुझे, उससे ऊपर मिले तो बहुत ही अच्छा है, देन यू आर अर्निंग समथिंग ऑन योर मनी, अदरवाइज यू आर लूजिंग मनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कैसे इन्फ्लेशन या उससे ऊपर आगे बढ़ के हम पैसा कर सकें, टैक्स बचा सकें, टैक्स की प्लानिंग कर सकें, इन सब चीजों के लिए आपको, अब ये टेबल आप देख रहे हो, 1 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 5 साल, 10 साल, 15, 25 साल तक, तो सेंसेक्स में उसका हो गया 55 लाख। जो सेंसिटिव इंडेक्स स्टॉक मार्केट का होता है वहां लगाया होता, पीपीएफ में 9,64,000, 5 साल की एफडी में 15 लाख रुपए। तो लंबे समय में आप फर्क देखो कितना लंबा फर्क हुआ, 1 लाख का 55 गुना हो गया है। पीपीएफ में 9 गुना हुआ, 10 गुना हुआ, और एफडी में 15 गुना हुआ। तो ये जो फर्क आता है, लेकिन होता है शुरू में पैसा नीचे चला जाता, तो ये आपको प्लानिंग में बेनिफिट ये मिलता है आपको। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो भी और इन्वेस्टमेंट्स के साधन हैं, शेयर्स हैं, डेट मार्केट है, उनके बारे में जानें। बैंक, और इसको जो लोग चाहते हैं अपना डिमैट अकाउंट खोलना तो खोलें, बैंक से खोल सकते हैं आप या ब्रोकर से खोल सकते हैं। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होगा केवाईसी करने के लिए, और आपको am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So आपको अपने जो आप डिमैट अकाउंट खोलते हैं, 50,000 रुपए तक के शेयर्स आपके डिमैट में हैं तो 50 कोई चार्ज भी नहीं है आपको, क्योंकि सेबी का रूल है, और 50 से 2 लाख तक के शेयर आपकी वैल्यू के हैं तो सिर्फ 100 रुपए चार्ज है। तो इन चीजों को समझ करके आप डिमैट अकाउंट, जैसे सेविंग खाता खुलता है वैसे डिमैट खुलता है, और डिमैट के द्वारा आप शेयर्स खरीद सकते हो किसी भी कंपनी के। केवाईसी आपको बता दिया मैंने, थोड़ा देखना पड़ेगा जहां पे आप खाता खोल रहे हो वो रिलायबल हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा हो। वैसे तो बैंकों के द्वारा भी खुल जाते हैं, तो वहां भी खुल सकते हो आप अपना डिमैट का अकाउंट।
अगर आपको लगता है कि नहीं शेयर्स मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो बेस्ट तरीका होता है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको एक फंड मैनेजर मिल जाएगा, कॉस्टिंग लो है और डाइवर्सिफिकेशन, छोटे अमाउंट से आप बड़े आराम से निवेश कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड रूट फॉर स्टार्टिंग योर जर्नी ऑन द इक्विटी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स, आई वुड से। कई तरह के होते हैं फंड और आपको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में भी, ताकि आप किसी तरह से दोनों के बीच में कहीं गलत उस पर ना हो जाए। जो जरूरत आपकी है उसको ही खरीदें आप। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। ये आज की डेट में लो कॉस्ट पे शेयर्स और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो कि आप ETF खरीद सकते हो। जो गोल्ड ETF भी होता है, गोल्ड में भी निवेश करना है तो गोल्ड का भी ETF होता है, और इन सब में भी निवेश करके आप अच्छा एक रिटर्न अपना कमा सकते हो, जो कि इन्फ्लेशन से ऊपर भी होगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे आजकल जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे उन्होंने डिमैट अकाउंट खोले भी हैं। बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, इंदौर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे लोग खोल रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, बिकॉज वो लोग, लेकिन वहां पे कई बार वो लोग फंस भी जाते हैं। अभी किसी ने मुझे बताया कि नहीं, मैंने 1 महीने में अपना थोड़ा लॉस भी कर दिया, क्योंकि हम लोग को पूरी नॉलेज नहीं होती है और हम ट्रेडिंग चले जाते हैं। ट्रेडिंग में कोई टिप आ गई, मैसेज कोई आ गया, यहाँ निवेश करिए तो 2 हफ्ते में डबल करिए, ये करिए, वहां पे नहीं जाना है हमको। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कि आप किसी भी इस तरह के फ्रॉड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम या किसी में भी आप या प्लांट स्कीम में या टिप्स में, इस सब में ना जाएं, ताकि जुड़े जरूर लेकिन पूरी सावधानी से, क्योंकि नॉलेज ही आपको बचाएगी और आपके पैसे बनाएगी। नॉलेज में आज से बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा पैसा डबल कितने दिन में होगा, डबल कितने दिन में पैसा हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, 72 का फार्मूला बोलते हैं उसको, रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अगर 6% ब्याज मिल रहा है तो मेरा 12 साल में डबल होगा। तो ये आप एकेडमिक पर्पस के लिए भी जान सकते हो, बट अब इस समय में आपको ध्यान रखना है कि पैसा मेरा प्रॉपर प्रोडक्ट में लगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो आपको कभी भी, सब कुछ जानने के बाद भी, प्रिकॉशन लेने के बाद भी, तो सेबी आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है हमेशा। आपको वेबसाइट नंबर है, उनका फोन नंबर्स हैं, ऑफिस है। आपको कभी भी कोई जरूरत है तो आप मेल कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कोई कंप्लेंट डाल सकते हो। और एवोक इंडिया फाउंडेशन भी एज ए इन्वेस्टर एसोसिएशन, वी आर द ओनली वन इन उत्तर प्रदेश। तो आपको उसके माध्यम से भी आपको जो भी मदद चाहिए, एज ए हमारे वेबसाइट पे भी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इवेंट्स, वर्कशॉप में, नॉलेज के लेवल पे कंप्लेंट कोई, वो हमारे पास ला सकते हो आप। एज ए स्टूडेंट, आप किसी भी फील्ड के हो, इंजीनियरिंग के हो, होटल मैनेजमेंट के हो, या किसी के भी, आप उसके बावजूद आप हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग या फिर वॉलंटियरिंग कर सकते हो, बिकॉज फाइनेंस की नॉलेज तो चाहिए हर एक को, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। और हम लोग अभी मेरे पास किसी एक अच्छे होटल के इंडस्ट्री के कल ही CV आया है, तो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट है कि उनका जॉब अभी नहीं है, बट तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपको होटल इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आपको प्रिपेयर करती है इन टर्म्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, गुड हॉस्पिटैलिटी स्किल्स। ये स्किल्स आज जरूरी होती हैं, लेकिन फाइनेंस की लर्निंग के साथ ये जोड़ दोगे आप, तो यू कैन डू वेरी वेल एक्चुअली। सो कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी बहुत हैं फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री ग्रेजुएट्स ऑल्सो। दीज आर आवर कोऑर्डिनेट्स। मेरा नंबर इसमें, बाकी हमारे कोलीग्स का नंबर है, हमारा वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, यू कैन राइट इन टू अस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो एक तो हमने माई फाइनेंस डायरी का लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, दूसरा लिंक आपको अभी एक फीडबैक फॉर्म का भी डालना है। तो हमारी कोलीग दिव्या और सृष्टि यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो वो आपसे कोऑर्डिनेट भी करेंगी कि आप लोग जरूर उस फीडबैक फॉर्म को भरिए। एनीथिंग यू वांट, प्लीज डू रिवर्ट टू अस, आस्क क्वेश्चंस। वी विल हैव 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो किसी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए, अन्यथा आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। थैंक यू वेरी मच आप सभी को आज का इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दिस technical glitch which happened in between, and it is really great that all of you joined back and you have attended and listened patiently. Thank you very much.
अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. We will wait for a couple of minutes. Otherwise, I will request Srishti to coordinate and do a formal closing of the program. Meantime, जो अपना यहाँ पर आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है लिंक में, चैट बॉक्स में लिंक है उसको आप डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं. इट विल टेक यू 1 मिनट. कोई सजेशन है, आप लोग कोई और क्वेश्चन है, आप अपनी फैमिली से इसके बारे में बात करिए. फाइनेंस के मामले में कोई भी किसी तरह की भी आपको अगर जानकारी और प्राप्त करनी है तो वी आर you all are welcome to do that. And we would again thank you all for joining today. So I think no, I have just seen one question from Harshit. He wants to gain more financial knowledge and wants to join internship program. So Harshit, हम लोगों के यहाँ पर कई लोगों ने अभी पिछले BHU से, MBA से और कुछ लखनऊ से लोगों ने internship program किए हुए हैं. So they can also you can write in to us. हमारी जो अभी मेल ID यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं, तो उस मेल ID पे आप अपना CV शेयर कर सकते हो. आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर एवरीवन. ये जो हमारे यहाँ से हमारी कुलीग सृष्टि और जुड़ी हुई हैं, और इवन यू कैन राइट टू मी ऑल्सो एट abokindiafoundation.com. सेम ID है. मैं सृष्टि की ID लिख रहा हूँ यहाँ पे, सृष्टि @abokindiafoundation.com, और दिव्या और प्रवीण भी लिख सकते हो आप सेम. तो आप इस पे अपना CV भेज सकते हो. We will certainly look at it. If you want to work physically, you can do that. Otherwise, virtually also we have ongoing projects. Live projects भी होते हैं जिसमें internship हम आपको allow करते हैं, and that we can provide you. I am sure you will benefit by that. So anyone who is interested, you are most welcome. Good morning, sir. Good morning. Am I audible, sir? Yes. Sir, as you told, inflation charge. So, what is inflation and why the charge? Inflation charge नहीं होता है. Inflation जो है ये इकोनॉमिक का एक टर्म होता है. अर्थशास्त्र में inflation को बहुत साधारण भाषा में समझोगे तो आलू प्याज के जो दाम बढ़ते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे होते हैं, तो उसी को इन्फ्लेशन हम लोग इकोनॉमिक्स में बोल देते हैं. तो अगर वो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे कभी बढ़ेंगे, तो उसको कैसे हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई कर पाएं, उसका एक सिद्धांत है इन्फ्लेशन को माइनस करना. तो इन्फ्लेशन की दर जो होती, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे वो इंडिया हो, हर जगह इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होगा ही होगा. तो आपको जहां पर दाम चीजों के गिर रहे हैं वहां पर आपको रिटर्न ही नहीं होगा. आज अमेरिका में जो ब्याज की दर है पता है कितनी है? आप अगर बैंक में पैसा रखते हो तो आपको सिर्फ 4 आने मिलते हैं 1 साल में, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन ही नहीं है. बोलेंगे भाई आपको जरूरत क्या ब्याज देने की मिलने की, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई है ही नहीं. जापान में तो उल्टा है, डिफ्लेशन है, तो वहां पे तो पैसे देने पड़ते हैं आपको. बैंक में रखोगे पैसा तो आपको और 8 आने देने पड़ेंगे साल के, है ना. तो ये समझना पड़ेगा. तो हम लोगों को ये समझना है कि ये कोई चार्ज नहीं होता है, इन्फ्लेशन कोई आपको चार्ज नहीं करता है. ये आपको समझने की बात है. आज इसीलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, PPF या GPF, सब में ब्याज कितना मिलता है? ब्याज मिलता है लगभग इन्फ्लेशन के बराबर 7%. ठीक है, इसीलिए मिलता है ताकि आपका जितना महंगाई है उतना ब्याज मिल जाए, तो आपका 100 रुपया 100 ही रहे, 100 से कम ना हो जाए. ठीक, अगर आपने पैसा वहां लगाया है तो, लेकिन आप खुद ही नहीं अगर सोच रहे हो, आपने लगाया ही पैसा अपना यहाँ पर है जहाँ के 3% मिल रहा है, तो वो तो फिर आपकी बुद्धिमानी है कि आप 3% में ही खुश हो, 2% में खुश हो या 4 में खुश हो, तो फिर आपके ऊपर. तो ये जानकारी जिसको होगी वो सही निर्णय लेके सही जगह पैसा लगा पाएगा.
Thank you, sir. Thank you. आप सभी लोग हमारे जो सोशल मीडिया के भी जो लिंक है, हमारे कोलीग यहाँ पे हैं उत्कर्ष विल आल्सो सेंड यू अ मेल, यू कैन ज्वाइन ऑन आवर एफबी पेज आल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स। वो हिंदी और इंग्लिश में हम लोग एफबी पेज पे भी अपने डालते हैं, एफबी, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी। तो इफ यू वांट सर्टेन मोर नॉलेज, वी विल कीप अपडेटिंग यू। Utkarsh will update you, he will send you details on your mobiles, so you can certainly connect to us for any answers. So with these words, I would, I think, like to thank you all once again, and we would be formally closing today's session. Thanks a lot for joining, and all the best to you all for a wonderful next year, 2021, and excellent career ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.